नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर सोमवार यानी आज से शुरू होने जा रही संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं। दोनों की तैयारी देखकर ये साफ साफ नजर आने लगा है कि संसद का ये सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। एक तरफ विरोधी कांग्रेस पार्टी है, जो अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, तो वहीं कांग्रेस किसानों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार विरोधी दलों द्वारा उठाए जाने वाले तमाम मुद्दों पर ही पलटवार करने की तैयारी कर चुकी है। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इसी सत्र को लेकर काफी चर्चाएं भी हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल आज जो सत्र की शुरुआत होने वाली है, काफी हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, क्योंकि आज जो पहला दिन है, इसमें जो कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव है वो भी पारित होने जा रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज से सत्र की शुरुआत हो रही है और कहीं न कहीं शुरुआत में ही कहीं न कहीं हंगामेदार ज़रूर रह सकता है, क्योंकि विपक्ष अपनी तरीके से तैयार है और कहीं न कहीं सत्ता जो है वो अपनी तरीके से तैयार है। मगर यहाँ पर बात करें सत्तारूढ़ की, तो लगातार कहीं न कहीं भाजपा की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहीं न कहीं किसानों को मनाने के लिए कोशिश की जा रही थी। हम्म। और उसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए कहा गया, किसानों की तरफ से भी कहा गया कि जहां से यानी कि पार्लियामेंट से जब इसकी कानून की शुरुआत हुई थी, तो वहीं से इसको कहीं न कहीं खारिज भी करना चाहिए। मगर जिस तरीके से अब सरकार बिल्कुल तैयार और लगातार कहीं न कहीं ये भी पिछले कुछ दिनों के अंदर देखी जा रही थी कि सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा लगातार रणनीति बनाई जा रही थी, बैठकें भी की जा रही थी और जिसके अंदर कहीं न कहीं ये भी तय कर लिया गया था कि सत्र की जिस तरीके से शुरुआत होगी उसी के अंदर ही यानी पहले दिन ही कृषि कानून को रद्द कर दिया जाएगा और हम्म। कहीं न कहीं किसानों को मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसानों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार अभी भी हमलावर है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सरकार को भरपूर तरीके से घेरा जाए, सरकार की रणनीति जो है उसको कहीं न कहीं उजागर किया जाए और कहीं न कहीं किसानों के जो तीनों ही कृषि कानून के मुद्दे थे वो कहीं न कहीं जरूर सरकार मानती हुई नजर आ रही है और उसको लेकर कहीं न कहीं ये भी कहा गया विपक्ष की तरफ से लगातार कि सरकार ने कहीं न कहीं 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस कदम को उठाया है और कहीं न कहीं किसानों को मनाने के लिए जो उनका वोट बैंक है वो हासिल करने के लिए ये कोशिश की गई है। जी। हम्म। राजीव, देखिए, जिस तरीके से आज ये प्रस्ताव तो पास होने जा रहा है, अब देखना होगा कि आज इसमें किस तरीके से बहस होगी, तमाम चीजें रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने अब पूरी तैयारी कर ली है और आज जो विपक्षी दल है उनकी बैठक भी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विपक्षी दलों की यानी कांग्रेस की, तो लगातार कहीं न कहीं कांग्रेस को बिल्कुल अपनी रणनीति बनाता नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं क्या कहते हैं माया उसे क्या कहते हैं और राज्यों की बात करें जैसे ममता बनर्जी की बात करें वो भी दिल्ली के अंदर है। लगातार कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों के अंदर भी देखने को मिला था 3 दिवसीय दौरा भी किया गया था कह सकते हैं ममता बनर्जी के द्वारा। मगर कहीं न कहीं कांग्रेस अपनी रणनीति बना के बैठी हुई है और कांग्रेस कहीं न कहीं भाजपा को घेर सकती है सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी और यहाँ तक कि हंगामा भी देखने को मिल सकता है और कहीं न कहीं ये भी देखने को मिलेगा। एमएसपी को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। सिर्फ इतना जरूर संदेश दिया गया है कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी के माध्यम से ही कहीं न कहीं किसानों के जो एमएसपी के विवाद है उसको दूर किया जाएगा। मगर हम्म। किस तरीके से किसानों के ऊपर जो केस दर्ज हुए थे, 700 किसानों की शहादत हुई थी, उसके लिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकारें ही इसके अंदर कोशिश करेंगी। राज्य सरकारों के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। तो कहीं न कहीं मुद्दे जरूर है विपक्ष के हाथ में और विपक्ष जो है इन मुद्दों को अपने हाथ से जाने नहीं देगा और कहीं न हम्म। कहीं इसको लेकर ही कौन-कौन से सदन में अहम मुद्दे हंगामा हो भी सकते हो हैं सकता राजीव? है। जी। आज जो सत्र है उसमें कौन से वो अहम मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेर सकती है? क्योंकि कृषि कानून तो है जो, उसमें हालांकि प्रस्ताव आज पास किया जाएगा रद्द करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कृषि कानूनों का मुद्दा जो है वो तो विपक्ष के हाथ से जा चुका है। बाकी और अन्य क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। किसानों की बात करें तो किसानों के जो तीनों कृषि कानून के मुद्दे थे, वो कहीं न कहीं अब विपक्ष के हाथ से निकल चुके हैं। मगर एमएसपी को लेकर जो अभी दिक्कतें हैं, नए कानून की जो बात कही जा रही है, वो कहीं न कहीं क्या कहते हैं कांग्रेस के हाथ में है। मगर यहाँ पर बात करें जो 700 किसानों की शहादत हुई है, उनका मुद्दा जो है यानी कि उनको कैसे सहायता देनी चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, ये मुद्दा उनके हाथ में है। मगर यहाँ पर बात करें कि जिस तरीके से केस दर्ज किए गए थे किसानों के ऊपर क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंदोलन चला था, एक साल का लंबा समय हो चुका है और कहीं न कहीं काफ़ी किसानों की मौतें भी हो चुकी हैं। तो कहीं न कहीं इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है भरपूर तरीके से घेरने की कोशिश करेगी। यहाँ तक कि वैक्सीन को लेकर जो दिक्कतें हुई थी कह सकते हैं दूसरे लॉकडाउन के अंदर और नया वेरिएंट आ रहा है, तो कहीं न कहीं उसको लेकर भी कहीं न कहीं कह सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा फ्लाइटें नहीं रोकी जा रही हैं, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं घेरने की कोशिश की जाएगी। मगर महँगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि जिस तरीके से महँगाई जो होती जा रही है, टमाटर के भाव जो है वो लगातार ₹100 के करीब जा चुके हैं। गैस सिलेंडर की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं बढ़ चुके हैं। पेट्रोल, डीज़ल के दाम हैं जो जिसकी तरफ से बढ़ोतरी देखने को मिली और कहीं न कहीं महँगाई के मुद्दे से कहीं न कहीं जनता परेशान है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज कह सकते हैं सदन के अंदर हंगामा कर सकती है और कहीं न कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा सकती है। जी। भाजपा को घेरने की कोशिश में कहीं न कहीं बीएसएफ का मुद्दा भी रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस शासित जो प्रदेश है, जिस तरीके से बीएसएफ का अभी हाल ही में अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया था, उसको लेकर कांग्रेस कहीं न कहीं बीजेपी पर हमलावर रही है। तो क्या इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर कहीं न कहीं बीएसएफ का जो क्षेत्र था, वो बढ़ा दिया गया था और कहीं न कहीं पंजाब को कहीं न कहीं आधे से ज़्यादा भाजपा ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी और इसी को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस भी कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर कह सकते हैं सदन के अंदर हंगामा कर सकता है और लगातार कहीं न कहीं केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है कि केंद्र सरकार जो है, वो और राज्यों के अंदर अपना जो दबदबा है, वो बनाने की कोशिश कर रही है और कहीं न कहीं यही चीज़ कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर भी देखने को मिली थी और कहीं न कहीं सारे अधिकार जो थे वो एलजी के हाथ में दे दिए गए थे जिसकी वजह से दिल्ली सरकार जो थी वो परेशान होती नजर आई थी और अब पंजाब के अंदर जिस तरीके से बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया गया है तो उसके अंदर कांग्रेस की कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ेगी मगर बात करें जिस तरीके से भाजपा की तो भाजपा की मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई हैं क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से हंगामेदार रहने वाली है और कहीं ना कहीं उनकी बैठकें भी देखने को मिली और लगातार कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई है सोनिया गांधी के द्वारा भी प्रियंका गांधी के द्वारा भी और जहां तक कि राहुल गांधी के द्वारा भी तो लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को आज जरूर गिरा जाएगा और देखना होगा कि सदन के अंदर भाजपा जो है वो किस तरीके का अपना बचाव कर पाती है। जी। किसान जो हैं वो कहीं न कहीं आज अहम मुद्दा रहने वाले हैं, जिस तरीके से हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं। उसको लेकर अब जो कांग्रेस है, वो किस तरीके से अपना पक्ष रखेगी? और क्या लगता है कि क्या बीजेपी, एमएसपी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो एमएसपी पर कानून बनाने के लिए राज़ी हो सकती है आज के प्रस्ताव में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ज़रूर हंगामेदार रह सकता है और आज कहीं न कहीं किसानों के मुद्दों के लिए बात करें, तो कहीं न कहीं तीनों कृषि कानून को सरकार ज़रूर आज खत्म करने की कोशिश करेगी क्योंकि उनको घोषणाएँ ज़रूर कर दी नए विवाद है जिसकी एमएसपी को लेकर नया कानून बनाने की बात की जा रही है, वो भी कहीं न कहीं हंगामेदार रह सकता है और कहीं न कहीं इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोल सकती है। मगर देखना होगा भाजपा जो है वो किस तरीके से बचाव कर पाती है और सदन के अंदर किसानों को कितने बड़े मुद्दों को उठाकर उनको शांत करने की कोशिश की जाती है। मगर किसानों की तरफ से भी कहीं न कहीं रणनीति बनती हुई नजर आ रही है और किसान जो है वो अभी भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि तीनों कृषि कानून के साथ-साथ एमएसपी को लेकर या फिर चाहे जो 700 किसानों की मौत हुई है उसको लेकर कहीं न कहीं उनको सहायता दी जाए और कहीं न कहीं जो किसानों का आंदोलन है उसको खत्म कराने के लिए कुछ ना कुछ पूरी कोशिश की जाए। जी। हुँ। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा और इसी के साथ इकोनॉमी का मुद्दा इस बार अहम रहने वाला है राजीव, क्योंकि अभी कांग्रेस जो है वो नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी को लेकर काफी सतर्क है और लगातार बयानबाजी भी करते नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें, अभी हाल ही में मॉनसून सत्र हुआ था, उस मॉनसून सत्र में जिस तरीके से पेगासस का मुद्दा उठा और वो मुद्दा अभी तक गरमाया हुआ है, लगातार उस पर जांच भी हो रही है, क्या उसको लेकर भी आज बातचीत की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सदन के अंदर की कार्रवाई की गई, जिस तरीके से मानसून सत्र की बात की गई, तो उसके अंदर भी कहीं न कहीं हंगामा देखने को मिला था। कहीं न कहीं कांग्रेस और भाजपा के अंदर टकराव भी देखने को मिला था। कहीं न कई बार कांग्रेस के जो नेता थे, वो कहीं न कहीं बगावत करते हुए नजर आए थे। और मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब के सदन की, यानी कि लगातार कहीं न कहीं शीतकालीन सत्र की जब शुरुआत हो रही है आज से, तो कहीं न कहीं हंगामेदार जरूर रह सकता है। मगर कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल रणनीति बनाई गई है किसानों के मुद्दे को लेकर या फिर चाहे महंगाई के मुद्दे को लेकर या फिर कहे चीन का जो मुद्दा था वो लेकर लगातार कहीं न कहीं काफी मुद्दे हैं जो कांग्रेस के हाथ में है और कहीं न कहीं महंगाई के मुद्दे जो है कहीं न कहीं जनता परेशान है और कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा मुद्दा उनके हाथ से लगा हुआ है। किसानों के मुद्दे की बात करें तो वो भी उनके हाथ से लगा हुआ है। मगर देखना होगा केंद्र सरकार को किस तरीके से गिरा जाएगा और आज की जो शुरुआत होगी ठीक
ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फगवाड़ा पहुंचे और यहां ब्राह्मण सम्मेलन में भाग लेते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने बताया कि पंजाब में रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता के लिए एक शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहां फगवाड़ा के पास तपस्थली में भगवान परशुराम को नमन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन तीनों कार्यों पर शोध कार्य को गति देने के लिए एक विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत सदियों से मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जो अनुसंधान केंद्र को इन ग्रंथों के संदेश को आने वाली पीढ़ियों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भी इस संबंध में शंकराचार्यों के संपर्क में है। तो फगवाड़ा पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ये बड़ी घोषणा की है और अब ग्रंथों के लिए शोध केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये उन्होंने मंच के माध्यम से घोषणा की। इसी के साथ उन्होंने तपस्थली में भगवान परशुराम को नमन भी किया और उसके बाद सभा को संबोधित किया। 3 कार्यों पर शोध कार्य को गति देने के लिए ये विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये उन्होंने कहा। रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत गीता जो ग्रंथ हैं हमारे, उनको कहीं ना कहीं अब शोधकर्ता जो है, शोध केंद्र उनके लिए स्थापित किए जाएंगे, फिर उन पर शोध होगा ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पर किस तरीके से ये जो ग्रंथ है इनका प्रभावी रूप रखा जाए, इसकी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ये ऐलान किया है, शोध केंद्र स्थापित करने की बात कही है, कितनी अहम ये पंजाब की आगे की तमाम स्थितियां हो सकती है? देखिए, पंजाब के शासन देखिए तो एक अहम कदम आप देखते हैं तो पंजाब में किसानों को लगाया जाता है, पंजाब में सिख समुदाय को लगाया जाता है, पर इस बार एक कदम हिंदुओं की तरफ भी बढ़ाया गया। हिंदू भी एक मेजर संख्या में पंजाब में मौजूद है और ये एक कदम उनको अपनी तरफ खींचता हुआ नजर आएगा। अपना कुछ दिन पहले यहाँ अश्विनी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पंजाब में हिंदुओं को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है, तो इस एक मेजर कदम से वो जो थोड़ी सी खटास नजर आ रही थी वो पीछे हट सकती है। जैसा आप देख रहे थे, रामायण, महाभारत और भगवत गीता के ऊपर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार किया जाएगा, बाकायदा रिसर्च की जाएगी, तो ये बहुत ही मेजर कदम है। साथ साथ में आप एक और चीज देखिए, यहाँ पर अगर बोले कि फगवाड़ा में यहाँ पे एक और मेजर अनाउंसमेंट खुद मुख्यमंत्री चंद्रशेखर करेंगे कि वो खुद बाकायदा संस्कृत सीखेंगे और उसके बाद इनके ऊपर डॉक्टरेट करेंगे। तो देखिए, एक मेजर वादा है, किसी भी मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा वादा आज तक नहीं किया गया था। और अगर हम इसे पॉलिटिकल एंगल से भी देखें या धार्मिक एंगल से भी देखें, तो हर एक जगह से इसको काफी रिस्पेक्ट मिल रही है, लोगों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उनको इन लोगों को ये नजर आ रहा है कि हाँ, हमारे पास एक मुख्यमंत्री जो हमारे बारे में भी सुन रहा है, हमारी तरफ से भी हमारे पर्सपेक्टिव को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज अगर हम ऑल ओवर देखें तो हिंदू समुदाय, पंजाब की हिंदू समुदाय में भेजता हुआ नजर आया और इसका बजट फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। अगर हम देखें रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार किया गया था, जिसके अब देखें तो जो हम कहेंगे भगवत गीता, महाभारत और रामायण के लिए शोध केंद्र स्थापित करना एक बैलेंस आउट स्टेप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिवली अगर उनके हर किसी की तरफ से एक्सेप्ट किया जाएगा। जी अमित, जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार आरोप लगते आए हैं, जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर राम मंदिर पर आरोप लगते हैं कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, क्या बीजेपी अब कांग्रेस को उसी तरीके के इन सवालों से घेरने की कोशिश कर रही है? देखिए, अगर हम बात करें धार्मिक राजनीति, इससे हम इसको नहीं जोड़ सकते। देखिए, एग्जैक्टली धर्म से रिलेटेड कोई डिमांड नहीं की गई कि ये नहीं बोला गया कि मंदिर बना दिया जाएगा, कोई क्या बकायदा एक शोध केंद्र। अगर हम कहते हैं कि अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये केंद्र वो रहेंगे जो लंबे समय तक रहेंगे, ये वो चीजें जो आम जनता के बीच में आएगी, ये वो कदम है जिसे पर्सनली भी मुख्यमंत्री जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज तक अगर हम नॉर्मली वादे सुनते हुए नजर आए थे तो पॉलिटिशियन ये कहते हुए नजर आते थे कि हम ये कर देंगे, हमारी तरफ से ये हो जाएगा,
हम आएंगे तो हमारी तरफ से ये कदम उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर कई चीजें हैं, केंद्र स्थापित कर दिया जाएगा, इसके लिए वो स्टेप है। पर साथ साथ एक ये बात भी की सर, पर्सनल अपने पर्सनल लेवल पे भी मुख्यमंत्री जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि वो खुद संस्कृत सीखेंगे और उसके बाद खुद इस पे डॉक्टरेट करेंगे। तो आप देखिए, ये एक पर्सनल लेवल की इंटरफेरेंस है कि एक मुख्यमंत्री, देखिए आमतौर पर मुख्यमंत्री जब लोगों के बीच में ही जाते हैं तब भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच में है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कदम उठाते हुए उसको बकायदा एक पढ़ाई करेंगे। डॉक्टरेट किसी भी चीज की आसान नहीं होती है और एक बहुत बड़ा वादा वो आम जनता से पंजाब की हिंदू कम्युनिटी से कर गए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, जो एक काफी पॉजिटिव लिया गया है और एक पर्सनल कनेक्शन भी स्थापित कर गया है लोगों से। और इलेक्शन टाइम में ऐसे पर्सनल कनेक्शन हमेशा ही लाभदायक होते हैं और इसका भी लाभ चरणजीत चन्नी को 2022 के आने वाले चुनाव में पक्का मिलेगा। जी। इसके साथ अमित, अब जनता उनके इस घोषणा को किस तरीके से ले रही है, क्योंकि सबसे समझना अहम हो जाता है कि जनता आखिर इन तमाम जो घोषणाएं हैं उनको पॉजिटिव ले रही है या नेगेटिव? देखिए, घोषणाओं को काफी हद तक पॉजिटिव ही लिया जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा वो ये है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि हम बिजली के बिलों की बात करें कि जब वो इम्प्लीमेंट होंगे कि हम कहेंगे इनको नोटिफाई कर दिया गया, जैसे 1 नवंबर से वो नोटिफाई हो चुके हैं, पर जब एक्चुअल बिल्स आएंगे या हम कहेंगे इस साइकिल के बिल्स पे वो लागू नहीं होंगे, वो अगली साइकिल के बिल्स हम कहेंगे कि जैन फेब के बाद जिस टाइम इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका होगा उस टाइम नोटिफाई किए जाएंगे। तो अगर हम कहें कि उस टाइम उनका असर दिखने में मिलेगा। कई लोगों में ये थोड़ा सा हाँ कि मन मुटाव है कि ये थोड़ा और पहले हो जाते तो इसका ज्यादा एप्लीकेशन मिलता, पर खैर लोगों में खुशी है कि जितने भी अनाउंसमेंट हो उन्हें ग्राउंड रियलिटी पे लाया गया। बात ये है कि ग्राउंड रियलिटी पे वो वादे आ चुके हैं। जी। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तुर्क अगली अहम खबर की ओर कर लेते हैं। अपनी मांगों पर अड़े 100 से ज्यादा किसान संगठन मुंबई के आजाद मैदान में संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा के बैनर तले किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन उन्होंने किया। और इस बैठक से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस बैठक में एमएसपी की मांग के अलावा स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही किसान बिल वापस ले लिए हों, लेकिन किसान नेता इसे मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे में इन्हें मनाने के लिए किस तरीके की रणनीति सरकार की ओर से बनाई जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के आजाद मैदान में किसानों का समूह जिन मांगों को लेकर हुंकार भर रहा है, अब ऐसे में सरकार सक्रिय नहीं हुई तो आंदोलन काफी तेज हो जाएगा, जिसे रोक पाना सरकार के लिए लोहे के चने चबाने के समान होगा। बात नहीं कही थी। हमने कहा था ये 3 कानून वापस लो और हमें वो कानून दो जो हमें चाहिए, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हमें चाहिए। किसान सरकार की दया पे निर्भर नहीं रहना चाहता। किसान चाहता है कि उसको उसकी फसल का पूरा दाम मिले, गारंटी से मिले और प्रभावी तरीके से मिले। वो आज नहीं मिल रहा, महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र में चाहे आप मक्का की फसल देख लीजिए, मूंग की, उड़द की, चना की, सोयाबीन की, किसी पे एमएसपी नहीं मिल रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका कानून बने। और प्रधानमंत्री जी से ये सवाल हमने पहले दिन से किया, ये आज नहीं उठा रहे हम। बातचीत जिस दिन शुरू हुई उस दिन से हमने इस सवाल को उठाया है। प्रधानमंत्री जी से भूल गए, हम थोड़े ही भूल जाएंगे। हमारे साथियों के विरुद्ध मुकदमे हैं, जेल में हमारे साथी पड़े हैं, उनको छोड़ के तो हम नहीं जाएंगे। इतने किसानों की शहादत हुई है, उनके लिए कोई मुआवजा पुनर्वास व्यवस्था किए बिना तो हम नहीं जा सकते। ये सवाल बाकी है। जैसे ही सरकार से इनका संतोषजनक जवाब मिलता है, हम आंदोलन के वर्तमान स्वरूप को स्थगित करेंगे।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, फिलहाल किसान महापंचायत का जिस तरीके से आयोजन ये हुआ, इस आयोजन में क्या कुछ खास रहा और ये महापंचायत जो है वो किसान लगातार अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं? मुस्कान, देखिए जिस तरीके से योगेंद्र जी का बयान आया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो लोग जेल में बंद है हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जो लोग शहादत दिए हैं उनके परिवार को बगैर मुआवजा दिए हम नहीं जा सकते हैं। तो जो तीनों अपना किसान बिल था उसे लेकर के ये आंदोलन शुरू किया गया था और उसके वापस होने के बाद ये सारी चीजें आ रही है। इस तरीके के नेताओं की तरफ से बयान किए जा रहे हैं, लेकिन योगेंद्र की माने तो लगभग 100 संगठनों के साथ इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे अगर प्रधानमंत्री इस बात पे गंभीरता नहीं लेते हैं। योगेंद्र कहते हैं प्रधानमंत्री अगर भूल जाए तो हम क्या करें, हम नहीं भूल सकते हैं क्योंकि हमने इन मांगों के साथ यहाँ पहुंचे थे। तो मुंबई के आजाद मैदान की अगर बात करें तो एक बार फिर यहाँ किसानों का एक समूह इकट्ठा हो रहा है। आने वाले समय में इसका और भी बड़ा रूप देखने के लिए मिल सकता है। जी, लेकिन मुरारी, देखिए, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत जब हुई उस समय में मात्र इन कानूनों में संशोधन की मांग की गई थी। उसके बाद अब कानून रद्द करने की मांग की गई है और रद्द करने के बाद अब अन्य कानून बनाने की भी मांग की जा रही है। किसान जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को बढ़ाते जा रहे हैं। क्या सरकार इसको मान पाएगी? देखिए ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हाल ही में महाराष्ट्र में राज्य परिवहन कर्मचारियों के आंदोलन के ऊपर नजर डालें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ गंभीरता देते हुए कर्मचारियों को चेतावनी दी है और वो अपने काम पर लौट रहे हैं और राज्य परिवहन की बसें चलनी शुरू हो चुकी है, तो केंद्र सरकार इसमें किस तरीके की गंभीरता लेगी ये तो कह पाना जल्दबाजी है। लेकिन किसानों का जो रूप देखा जा रहा है, किसानों के जो आंदोलन की बात कही जा रही है, 100 संगठनों को एक साथ लेकर के इस आंदोलन को और तेज करने की बात कही जा रही है। इसे लेकर के कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। जी, लेकिन सरकारें लगातार अपील कर रही है कि अब किसानों को घर लौट जाना चाहिए वापस, क्योंकि कानून जो है वो तो रद्द कर दिए गए हैं और किसानों की मांगों को मान भी लिया गया है। और आज शीतकालीन सत्र भी है और इसी शीतकालीन सत्र में देखा जाए तो आज प्रस्ताव भी पास हो जाएगा कानूनों को रद्द करने के लिए। देखिए इसमें किसान आंदोलन की तरफ से जो उनके नेतृत्व करे, चाहे राकेश टिकैत हो चाहे योगेंद्र जी हो, इन लोगों के अगर बयानों पे नजर डालें और महज 1 से 2 दिन पहले जो बयान इन्होंने मीडिया के सामने रखे हैं कि उसमें जो लोग जेल में बंद हैं या फिर छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनकी एक समस्याएं नहीं है, अब लगभग 7 से 8 मांगे उनकी अब प्रमुख बनती जा रही है और उन्हीं मांगों को लेकर ये आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं और मुंबई के आजाद मैदान में भी डटे हुए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आज क्या कुछ जो है कि फेरबदल देखा जाता है, बिल वापस होता है, उस पर क्या कुछ संशोधन होता है, उसके बाद इन किसानों का क्या रुख होता है। जी, किसानों का रुख देखने वाली बात होगी मुरारी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जैसे ही कानून रद्द होंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये और बढ़ता भी जा रहा है। और इसी को देखने के लिए अब ये भी समझना अहम होगा कि आज पार्लियामेंट में किस तरीके की स्थितियां बनती है, क्योंकि अगर आज एमएसपी पर बात हुई शीतकालीन सत्र में तो कहीं ना कहीं ये जो किसान है ये वापस घर लौट सकते हैं। देखिए ये भी चर्चा किस बात को लेकर के होती है, उस पर विपक्ष की क्या भूमिका होती है, क्योंकि सरकार अपना निर्णय खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए तीनों कानूनों को जो है वापस लेने का ऐलान किया। उसके बावजूद चाहे दिल्ली के जगह जगह पर प्रदर्शन चल रहे हो या फिर मुंबई के आजाद मैदान में जहां किसान डटे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके का जो है कि इस शीतकालीन सत्र में इसे किस तरीके से सरकार सामने रखती है, विपक्ष की उस पर क्या भूमिका होती है और उस पर किसान किस तरीके का रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि किसान अभी भी अपनी कई मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जी, आजाद मैदान का हाल है उसे भी जरा बताएं कि किसान अब क्या कुछ आगे की रणनीति बना रहे हैं। देखिए आजाद मैदान की बात करें तो यहाँ पर राकेश टिकैत और योगेंद्र की जो टीम यहाँ पर इस आजाद मैदान के आंदोलन को कह सकते हैं कि जो लीड कर रही है, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम 100 से ज्यादा जो संगठन है किसानों के और उनके साथ महाराष्ट्र के किसानों के साथ हम इस आंदोलन को तेज करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से साथी सलाखों के पीछे हैं, बहुत से लोग इस आंदोलन में शहादत दिए हुए हैं, बहुत से लोगों के ऊपर मुकदमे लदे हुए हैं। तो ऐसी तमाम समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होता है तब तक ये किसान मुंबई के आजाद मैदान से अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जी,
ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।